हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है नंबर 4 कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स यानी कि जोतों की चकबंदी। इसमें सुनिए पहले इसका कॉन्सेप्ट यानी कि आशय। खेतों की चकबंदी से हमारा अभिप्राय खेतों के उस पुनर्संगठन से है जिसमें भूमि के बहुत छोटे छोटे अथवा बिखरे हुए टुकड़ों को एक स्थान पर एकत्रित किया जा सके। इसमें स्क्रिट लैंड के अनुसार परिभाषा है वो सुनिए। चकबंदी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वामित्वधारी काश्तकारों को इस बात के लिए मनाया अथवा बाध्य किया जाता है कि वे इधर उधर बिखरे हुए टुकड़ों को त्याग कर उनके बदले में उसी किस्म के उतने ही आकार के एक या दो चक या खेत ले लें। अब आता है काइंड्स ऑफ कंसोलिडेशन यानी कि चकबंदी के प्रकार। इसमें चकबंदी दो प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1 है वॉलंटरी कंसोलिडेशन ऐच्छिक चकबंदी। यह कृषकों की परस्पर सहमति से की जाती है। इसकी शुरुआत सहकारी समितियों द्वारा 1921 में पंजाब में की गई, लेकिन इसमें वांछनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई। नंबर 2 आता है कंपलसरी कंसोलिडेशन यानी कि अनिवार्य चकबंदी। कानून द्वारा जब चकबंदी अनिवार्य रूप में की जाती है तो उसे अनिवार्य चकबंदी कहते हैं। यह दो प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 पार्टिकल कंपल्सन यानी कि आंशिक अनिवार्यता। इसके अनुसार यदि गांव के अधिकतर लोग चकबंदी को तैयार हो तो बाकी लोगों को भी कानून के अनुसार चकबंदी जरूर करनी पड़ती है। इसका कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1923 में पास हुआ था। पंजाब में इसी प्रकार का कानून 1936 में पास हुआ था। इसके अनुसार यदि किसी गांव के कुछ किसान जिनके पास भूमि है चकबंदी के लिए तैयार हो जाएं तो बाकी को तैयार होना पड़ता है। नंबर 2 कंप्लीट कंपल्सन पूर्ण अनिवार्यता। इसमें कानून बनाकर सरकार अपनी ओर से ही अनिवार्य चकबंदी करती है। इसके लिए सबसे पहला कानून 1947 में पास किया गया था। पंजाब में यह कानून 1948 में पास कर दिया गया। अब तो कई राज्यों में यह कानून पास कर दिया गया। इसकी प्रगति है भारत में सभी राज्यों में गोवा तथा उत्तर पूरब के राज्यों को छोड़कर अधिकतम सीमा कानून पारित किए जा चुके हैं, परंतु कानूनों को कड़ाई से लागू नहीं किया जा सका। अतः भारत में चकबंदी की प्रगति बड़ी धीरे धीरे हो रही है। अभी तक केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चकबंदी का काम खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में 482 लाख हेक्टेयर तथा महाराष्ट्र में 527 लाख हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी की गई है। 31 मार्च 2004 तक भारत में 1633 लाख हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी का कार्य पूरा हो चुका है। अब आता है मेरिट्स ऑफ होल्डिंग्स यानी कि चकबंदी के गुण। इस पर सुनिए। शाही कृषि कमीशन के शब्दों में भारतीय कृषकों को भूमि के उपविभाजन और अपखंडन की समस्या से छुटकारा दिलाने का एकमात्र साधन चकबंदी ही है। संक्षेप में चकबंदी से निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1 वैज्ञानिक कृषि। इससे खेतों का आकार बढ़ जाने से वैज्ञानिक कृषि की संभावना प्रबल हो जाती है। नंबर 2 भूमि अपव्यय की बचत। भिन्न भिन्न स्थानों के खेतों में बाउंड्री लगानी पड़ती है जिससे भूमि का अच्छा खासा हिस्सा निकल जाता है, लेकिन जब सभी खेत एक चक होते हैं तो कम भूमि बाउंड्री में निकलती है। इस प्रकार भूमि का अव्यय न होने से बचत होती है। नंबर 3
भूमि की उचित व्यवस्था। छोटे छोटे खेतों की रखवाली करना कठिन होता है, लेकिन जब ये खेत एक चक के रूप में हो जाते हैं तो उसकी उचित देखभाल की जा सकती है। नंबर 4, पारस्परिक विवादों में कमी। चकबंदी से पारस्परिक झगड़े समाप्त होकर प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। नंबर 5, रहन सहन में सुधार। चकबंदी से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, फलतः कृषकों की आय बढ़ती है और उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। नंबर 6, पूंजीगत उपकरणों का पूर्ण उपयोग। चकबंदी के कारण कृषकों के द्वारा अपने पूंजीगत उपकरणों हल, बैल, यंत्र आदि का पूरा उपयोग किया जा सकता है। नंबर 7, श्रम एवं अन्य साधनों की बचत। चकबंदी के कारण एक खेत से दूसरे खेत पर जाने में नष्ट होने वाला श्रम और धन बच जाता है। अब आता है डिफ़िकल्टीज इन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। जोतों की चकबंदी में कठिनाइयाँ। भारत में भूमि की चकबंदी के कार्य में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है भूमि का मूल्यांकन। चकबंदी में भूमि के मूल्यांकन का कार्य अत्यंत आवश्यक है ताकि क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाया जा सके। नंबर 2, भूमि अधिकार संबंधी दोषयुक्त अभिलेख। भूमि अधिकार संबंधी दोष। अभी तक देश के कई क्षेत्रों में भूमि अधिकार संबंधी अभिलेख अपूर्ण हैं तथा कई क्षेत्रों में वे दोषपूर्ण हैं। नंबर 3, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव। भारत में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है। नंबर 4, किसानों की निरक्षरता व अज्ञानता। भारत में अधिकांश किसान अभी अशिक्षित एवं रूढ़िवादी हैं, जिसके फलस्वरूप वे चकबंदी के लाभों को ठीक तरह नहीं समझ पाते। नंबर 5, वित्त का अभाव। चकबंदी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्त का अभाव है, जिसके कारण चकबंदी कार्य में शिथिलता आ जाती है। चकबंदी की सफलता के लिए सुझाव में भारत में चकबंदी की सफलता के लिए निम्न सुझाव हैं। चकबंदी को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। चकबंदी का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक गांव की समस्त भूमि का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। एक समान उपजाऊ तथा सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्रों में चकबंदी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे चकबंदी के लाभ शीघ्र दृष्टिगोचर होने लगे। जोतों के न्यूनतम आकार के कम हो जाने पर उसके पुनः उपविभाजन तथा विखंडन पर कानूनी रोक लगाई जाए, तभी चकबंदी के लाभों में स्थायित्व संभव होगा। प्रत्येक राज्य में चकबंदी कार्यक्रम एक सीमित क्षेत्र में किया जाना चाहिए ताकि चकबंदी अधिकारियों को अनुभव प्राप्त हो सके और उसके आधार पर राज्य के अन्य क्षेत्रों में चकबंदी कार्यक्रमों का प्रसार किया जाना चाहिए। अब नंबर 5 आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि। इसमें सुनिए, सहकारी कृषि का सामान्य अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपनी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है, किंतु खेती संयुक्त रूप से की जाती है। समस्त व्यय एक सम्मिलित कोष में से किए जाते हैं और कुल आय में से व्यय घटाने के बाद जो शेष अतिरेक के रूप में बचता है उसे विभिन्न सदस्यों में उनके भूमि के अनुपात में बांट दिया जाता है। भारत में सहकारिता का प्रयोग विफल रहा है। यह इस बात से स्पष्ट है कि कृषित भूमि के आधे प्रतिशत से भी कम भूमि पर सहकारी खेतों को अपनाया गया। इसके अतिरिक्त बहुत सी समितियां बोगस थी और केवल सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। कुछ परिवारों ने जोतों की सीमाबंदी अधिनियमों से बचने के लिए परिवार के सदस्यों की ही सहकारी कृषि समितियां बना डाली थी। इस कार्य में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों ने भी उन्हें सहायता प्रदान की। वास्तव में सहकारी समितियां भारत में भ्रष्टाचार के केंद्र बनी हुई हैं, अतः इनकी कार्यप्रणाली में सुधार
अपेक्षित है, तभी लोग सहकारी खेती के प्रति आकर्षित हो सकेंगे। नंबर 6 है भूदान। भूदान भूदान आंदोलन का सूत्रपात आचार्य विनोबा भावे ने सन 1951 में किया। भूदान का अर्थ है स्वेच्छा से भूमि का दान करना। इसके अंतर्गत भूस्वामी से उसकी भूमि का 1/5 या 1/6 भाग स्वेच्छा से दान के रूप में लिया जाता है। भूमि स्वामियों से दान में प्राप्त इस भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया जाता है। इस प्रकार भूमि के पुनर्वितरण का यह एक अहिंसात्मक प्रयास है। इस भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक गांव से हुई थी। अभी तक कुल 45.9 लाख एकड़ भूमि ही प्राप्त की जा सकी है। इसमें से 23.2 लाख एकड़ भूमि ही वितरित की जा सकी है। इस आंदोलन के सूत्रधार भावे की मृत्यु हो जाने के कारण अब इस आंदोलन में कोई प्रगति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती। नंबर 7 अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स। भूमि संबंधी नवीनतम रिकॉर्ड। भूमि संबंधी नवीनतम रिकॉर्डों की भूमि सुधारों को लागू करने में विशेष महत्व है। अतः भारत में भूमि के स्वामित्व, काश्तकारों के अधिकार, उपज में भागीदारी आदि से संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के विशेष प्रबंध किए गए हैं। वर्तमान में भूमि रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण की योजना के देश के सभी 625 जिलों में लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण प्रबंधन कार्यक्रम पूर्व के 2 कार्यक्रमों की खामियों को ध्यान में रखकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के भू संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी NLRMP के नाम से एक नया कार्यक्रम आरंभ किया, जो ई प्रशासन संबंधी एक बड़ी पहल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।